24 घंटे बीत चुके हैं। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच बंटवारा हुए, लेकिन किसके हिस्से कौन सी सीट आएगी, इस पर अभी तक खींचतान जारी है। सीट बंटवारा में समझौता करने वाली पार्टियां पूरा जोर इस बात को लेकर लगाई हुई हैं कि वो सीट उनके हिस्से आ जाए जो वहां ज्यादा मजबूत है। दूसरी ओर महागठबंधन में तो अभी तक सीट बंटवारे पर ही पेंच फंसा हुआ है। हालांकि बिहार में गठबंधन के बगैर किसी की दाल गलने वाली नहीं है, ये हर राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझती हैं। यही वजह है कि मनमाफिक सीटें नहीं मिलने के बावजूद सभी पार्टियां अपने सियासी गठबंधन को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसलिए एक सीमा से ज़्यादा खींचतान भी इस बार देखने को शायद ना मिले। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलों के लेवल पे जो गठबंधन हो रहा है वो क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर मनबंधन होगा? जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई। और उधर चुनावी शोरगुल के बीच भ्रष्टाचार के आरोप में बार बार कोर्ट में पेश होने के बाद आरजेडी के लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। और यही वजह है कि इस चुनौती को असर में बदलने के लिए तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयानों को उछाल दिया है। लेकिन जनता के बीच कितना काम करेगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चित्रा बाथम जी जुड़ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी जी हैं और इलेक्शन के मामलों पर काफ़ी पैनी नज़र रखने वाले अमिताभ तिवारी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। चित्रा जी, क्या लग रहा है, कम से कम सीट बंटवारे को लेकर के तो एनडीए यहाँ पे आपसे लीड लिए हुए है, कहाँ पेच फंस रहा है? ये एक सही मैसेज तो नहीं जा रहा होगा कार्यकर्ताओं के बीच? लक्ष्मण जी नमस्ते आपको। नमस्कार। और आपके को लक्ष्मण जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि महागठबंधन में इस बार सब चलता सी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को भी कोई भी शुबा रखने की कोई जरूरत है। यहाँ पे जिस प्रकार से एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग हुई है उससे देख के तो ये पूरी तरीके से अब हमें विश्वास हो गया है कि धरातल की जो सच्चाई है वो एनडीए कहीं ना कहीं भाग गई है। और इसीलिए उन्होंने पिछले बार जिस तरीके से सीटें लड़ी थी उससे कहीं ना कहीं कम सीटों पे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने समझौता किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और वो जरूर बदलाव करके रहेगी। और इसलिए महागठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट है। हमारी तो पूरी तैयारी आज से नहीं, पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि हो चुकी है। बस सिर्फ कुछ टेक्निकल बातें इधर उधर रह गई है, तो वो समाधान भी हो जाएगा और बहुत ही जल्द सभी को इसका एक बहुत अच्छा आउटकम जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, बहुत जल्द इसका नतीजा, इसका समीकरण देखने को मिलेगा। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर जुड़ गए हों, निहोरा प्रसाद यादव जी, तो उनसे बात कराएगा। निहोरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं निहोरा प्रसाद यादव जी, मैं एक सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा कि आप लोगों ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन कौन से सीट किसके हवाले जाएगा इसको लेके 24 घंटे बीत चुके हैं, खींचतान अभी भी जारी है। क्या वजह है? नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, बल्कि 2, 4, 5 सीटों पर जीत हो सकता है, लेकिन काफी सीटों पर तय हो चुके हैं। और यही कारण है कि जदयू अपना जहां सिंबल भी अपने प्रत्याशी को देना शुरू कर दिया है, तो कहीं कोई मतभेद या कहीं कोई अंदर से ये नहीं है। सारे आज तय हो जाएंगे रात तक और सारा मामला कल आ जाएंगे सामने। ये सारा मामला कल सामने आ जाएगा। इसमें दो सवाल बार बार आपकी पार्टी की तरफ उठ रहा है। दो सवाल बार बार उठ रहा है। पहला सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने इतनी कम सीट पर कैसे मान गया? क्या मजबूरी रही थी? अब तक तो ये था कि बड़े भाई की भूमिका में है, अब कहा जा रहा है जुड़वा भाई की भूमिका में आ गए। इसमें मजबूरी की बात नहीं है। अभी तक जो हम एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते रहे हैं,
उसमें 5 गठबंधन कभी नहीं रहा था। ये 5 एलआई पार्टी हैं, इसके चलते कंप्रोमाइज सारे लोगों को करना पड़ा। लेकिन लोकसभा में जो आप देखा होगा वितरण जो हुआ था टिकट का, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो एक अधिक था हमसे। उसका क्या मतलब है? इक्वल हम लोगों ने लिया है 101, और बाकी जो एलआई पार्टी हैं उनको भी दिया गया है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। एक सवाल और उठ रहा है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपसे पूछ लूं मैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने आपके हर उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारा, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में एक काफ़ी टफ कंपटीशन था। उस कार्यकर्ताओं के बीच में जो मतभेद या फिर आपसी जो कंपटीशन होता है, ये आपस में इस बार दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये इसकी भूमिका हम लोग 6 महीना पहले या 1 साल पहले ही कहिए, बिहार में हम लोगों ने बनाया है। और इस प्रकार बनाया कि जो एलआई पार्टी, 5 पार्टी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हर जिलों में संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, पूरे बिहार के 38 जिलों में। उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों में भी संयुक्त रूप से सम्मेलन किया। जो थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकता था, वो भ्रम की स्थिति 5 एलआई पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा और जिला में सम्मेलन करके वो सारे मामले समाप्त हो चुके हैं। अब यही है कि 243 सीटों पर जो हम लड़ रहे हैं, वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में होंगे, और सारे एनडीए के जो एलआई पार्टी हैं, उनका दायित्व है कि सारे 243 पर हम कैसे कैंपेनिंग करके अधिक से अधिक सीटों को जिताएं। ये हमारा मुहिम है। ये कितना इजी होगा? सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी? सतीश जी, हाँ हाँ, ये कितना अगर आप आसान मेरी होगा? आवाज सुन रहे हैं। हाँ, अब आवाज आनी शुरू हुई देखिए आपकी। जी, देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी औपचारिक रूप से नहीं, उनकी केंद्रीय समिति की बैठक से ठीक पहले ये जो सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई, उससे कोई बहुत हमारे सबने एक तरह से उसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। और ये बातें कुछ कुछ पता भी चल रही, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो भी एनडीए के साथी हैं, वो साथ आके हाथ उठा के सब ऐलान करेंगे। नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 3 पार्टियां एनडीए की बहुत संतुष्ट नहीं है सीटों के बंटवारे से। दूसरी बात यह है कि जनता दल यू के अंदर खाने से आप बात कीजिएगा तो ये भी पता चलता है कि औपचारिक रूप से मैं बोल रहा हूं, ये सब बोल तो जरूर रहे हैं 25 से 30 नीतीश, लेकिन कोई इस ढंग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। और तीसरी बात यह है कि मैंने आपके पहले शो में कहा था, और उस बात पर मैं कायम हूं, कि ये जो चिराग पासवान और जनता दल यू का एक संबंध रहा है 2020 से, 2020 के चुनाव से जो रहा है, वो कोई बहुत सहूलियत और आराम वाला नहीं रहा है। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कुछ जनता दल यू में कि उनकी सीटें तो 14 कम हो गई पिछली बार से, और क्या नाम है, चिराग पासवान जो नए नए आए हैं एनडीए में, 2020 में नहीं थे, उनकी 29 हो गई है। कुछ न कुछ खिंचाव है। कुछ बिहार की भाषा में बोले तो एक व्यक्ति ने तो मुझे ये कहा कि बड़ा घोपा घोपी चलेगा, मतलब कि आपस में जो जमीन पर जो है दोनों कैडर में, तीनों चारों हाँ कैडर है, में उतना ऐसा कर समन्वय लेते की हैं। उतना
जी ये दरअसल हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़ चुके हैं। राजीव साहब, सतीश के सिंह साहब का कहना है खिंचाव है, लेकिन जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से सीट बंटवारे के बाद जिस तरीके का बयान आया, और आप चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान देख लीजिए, चाहे मांझी जी का बयान देख लीजिए, और उस बयान के बाद 24 घंटे भी बीत गए, सीट तय नहीं हो पाया कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। तो ये कार्यकर्ताओं को तो अच्छा मैसेज जाएगा नहीं। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव जेटली जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर अमिताभ तिवारी जी जुड़ गए हैं तो उनसे बात कराइए हमारी। अमिताभ तिवारी जी, ये सवाल आपके पास लेकर आऊं तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए 3 स्टेजेस हैं किसी भी टिकट बंटवारे में। पहला है ओवरऑल सीट्स फाइनलाइजेशन, जो कि एनडीए कर चुका है हालांकि। दूसरा है, हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ खींचतान है। दूसरा है कि भाई किस सीट पे कौन सी पार्टी लड़ रही है और कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा। और तीसरा है रेबेल मैनेजमेंट, क्योंकि रेबेल्स, दोनों ही गठबंधनों को खतरा है कि रेबेल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियां या इवन जनसुराज का दामन पकड़ सकती हैं। क्योंकि आज देख लीजिए 13 तारीख है, 17 तारीख को पहले फेज का नामांकन खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सेकेंड फेज का भी नामांकन शुरू हो गया है। और बिहार में सिर्फ, अगर ईसीआई के वेबसाइट पे जाएंगे, सिर्फ 38 कैंडिडेट्स ने फाइल किया है नॉमिनेशन अभी तक। अब एनडीए की जो टिकट बंटवारा जो है, आप कह सकते हैं लार्जली जो लोकसभा है, लोकसभा में जैसा था उसके आधार पर है। वहां पर 5 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी, जो कि 30 विधानसभा सीटों में ट्रांसलेट करती है, और एक एक सीट पे हम और आरएलएम लड़ी थी, तो 6-6 सीट उनकी बनती है। और 16 और 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी, तो लगभग 100-100 सीटें ये बनती है। जेडीयू थोड़ी कम असेंबली सेगमेंट्स में लड़ी थी, अभी बराबर लड़ रही है। अब ये सारा का सारा दोनों ही गठबंधनों में, खास करके एनडीए या महागठबंधन में, सीट वोट ट्रांसफर का इशू रहने वाला है। जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जेडीयू और एलजेपी में ट्रेडिशनली एक राइवलरी रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आते ही महादलित कमीशन जो था उसका रिकमेंडेशन अप्रूव किया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एलजेपी, जिसको 12% के लगभग वोट शेयर था 2005 में जब वो अपना पहला चुनाव लड़ी थी, उसके बाद उसका वोट शेयर सीधा हाफ हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक पासवान समाज की ही पार्टी बनकर के रह गई। पिछली बार 2020 के चुनाव में जहां पर भी भाजपा का कैंडिडेट था, वहां तो 70% जेडीयू सपोर्टर ने अपना वोट ट्रांसफर किया था सीएसडीएस के हिसाब से, लेकिन जहां भी जेडीयू का कैंडिडेट था वहां सिर्फ 55% भाजपा के समर्थकों ने अपना वोट ट्रांसफर किया था, क्योंकि उनके पास एक आउटलेट था एलजेपी के फॉर्म में, जो, और एलजेपी बहुत सारे बीजेपी रेबल्स को ही उसने टिकट दिया था, और उसने जेडीयू का गेम बिगाड़ा था लगभग 33 सीटों पर। तो 43 जो उनको आई थी और 33 अगर आप जोड़ लेंगे तो उनकी भी 75-76 सीट्स होती, और ये मलाल जेडीयू को हमेशा रहा है। तो इस बार भी लेकर फिर से, हाँ, इस बार भी एक चुनौती होगी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेटली साहब, राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली साहब, मैं एक सवाल लेकर आपके पास आया था, लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही थी। सवाल ये था कि 24 घंटे बाद भी सीट, कौन सी सीट किसके हवाले जाएगी ये तय नहीं हो पाया। सीट बंटवारे के बाद जिस तरीके से गठबंधन दलों के नेताओं के बयान आए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो, चाहे जीतनराम मांझी का बयान हो, तो ये सारा कुछ बहुत सही मैसेज जा नहीं रहा है। इसको कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि नामांकन भरने की तारीख, पहला चरण तो छोड़िए, दूसरे चरण की भी शुरू हो गई है। देखिए, हमारे गठबंधन के अंदर बहुत स्पष्ट है। एक ईमानदार गठबंधन है, सरकार बनाने वाला गठबंधन है, बिहार में वापसी वाला गठबंधन है, और जनता की पसंदीदा गठबंधन है। तो इसमें कहीं पे भी जहां सीट के अंदर, जो इसे हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, उस मेथोडोलॉजी में हर राजनीतिक पार्टी का ये मानना होता है कि जो सरकार बना रही है पार्टियां, उनके साथ रह करके मैक्सिमम सीटों को अर्जित किया जाए। और ये समन्वय बनाना
पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी काम होता है और एनडीए की जो बैठक होती है उसमें भी होता है, और ये बहुत इजीली हम इस कैलकुलेशन के साथ निकल लेते हैं। आपने देखा जेडीयू के साथ हमारा समन्वय है, सभी राजनीतिक हमारे जो गठबंधन दल हैं सभी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दूसरी चुनौतियों से जूझ रही हैं। अभी गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग भी बहुत दूर की बात है, वहां तो अभी जवाबदेही हो रही है कि हमने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है। हर राजनीतिक पार्टी उनके गठबंधन की ये बात देख रही है कि अगली नैरेटिव हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहीं वापसी उसी बात की ना हो जाए जिस तरीके की हमारी सरकारें चला करती थी। अगर वही जनता को वापस याद आ गया या रिमाइंड करवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा या एनडीए द्वारा, तो हमारी मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से आपने देखा कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं आरजेडी के खिलाफ, कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं कांग्रेस के खिलाफ, मतलब आज देखिए कि एक तरफ ये मुहिम चल रही है कि हम कितनी सीटें मैक्सिमम ले सकते हैं ताकि जब भी सरकार जब हमारी बनेगी तो उसमें हमारी ज्यादा भागीदारी है, और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है जी, आपने कि रडार को अब हमने अगला जो चुनाव का प्रचार होगा उसको किस दिशा में लेकर, आपने रडार को घुमा दिया महागठबंधन की तरफ। मेरा आज डिस्कशन का देखिए, मैं तो सिर्फ आप ही के दो सवाल, हमारा गठबंधन बहुत ईमानदारी से आपके जीताराम मांझी का बयान है, मैं चाहूंगा कि उनके ट्वीट को दिखा दिया जो उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है उससे एनडीए को हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े। ये जीताराम मांझी जी ने कहा है, जो कि आपके गठबंधन के नेता हैं। जो दूसरे आपके सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने किस तरह का ट्वीट किया है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। तो ये सारी चीजें तो आपके गठबंधन के नेता कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही। मैं आपकी उसी बात के ऊपर, मैंने थोड़ी देर पहले इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया और आपको बोला कि जहां सरकार बनती हुई नजर आती है, जहां रिपीट होती हुई नजर आती है, वह भागीदारी ज्यादा हो हमारी, ये कौन सा गठबंधन नहीं चाहेगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी। हर किसी का ये उद्देश्य हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मुझे मिले, इस सरकार में एक बड़ा पार्टनर बन करके मैं आऊं, लेकिन सबको बराबर का सम्मान, किसी की सीटें कितनी है मैटर नहीं करती। एनडीए के अंदर सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। जीताराम मांझी ने बोला है, कुशवाहा जी ने बोला, उनका हो सकता है उद्देश्य हो कि और ज्यादा, लेकिन ये भी जो अलायंस है हमारा वो बहुत इजीली इस चीजों को हैंडल कर लेता है, इन चीजों से निकल जाता है। बेहतर तरीके से हमारा सीट बंटवारा हो रहा है, और क्योंकि बिहार की जनता को डिलीवरी देनी है, बिहार की जनता को लीडरशिप देनी है, ऑनेस्ट लीडरशिप देनी है, उसके लिए जो भी हमारा गठबंधन है वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, छोटे से कहीं ना कहीं ये बातें जरूर रही होंगी अलायंस पार्टनर के कि उनकी भागीदारी ज्यादा हो, मुझे लगता है वो भी सॉल्व कर लिया जाएगा। चित्रा बाथम जी, अभी इससे पहले जवाब देते हुए राजीव जेटली ने कहा कि जिस तरीके से कोर्ट के मामले आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, वो एक तरीके से बताना होगा, जवाब देना पड़ सकता है जनता को, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन के आपके सहयोगी पर जिस तरीके से अब केस तय कर लिया गया है, फिर चुनाव की तारीख से एक दिन पहले उनको बुलावा आया हुआ है, कोर्ट से हाजिर होना है। तो इस तरह की घटनाएं आपके महागठबंधन की छवि को खराब तो करेंगे, कैसे निपटेंगे इससे? लक्ष्मण जी, आप ही के शो पे बहुत अच्छी तरीके से ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा कभी भी अपने काम पर जनता के बीच जाके वोट मांगती नहीं है। वो दूसरों का काम बिगाड़ के, दूसरों की निंदा करके, दूसरों का तिरस्कार करके, पॉलिटिकल वेंडेटा करके, अब्यूज ऑफ पावर करके, एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल करके ही जनता के बीच जाती है। तो मैं यहाँ पे राजीव जी को थोड़ा यथार्थ से उनका परिचय करवा देना चाहती हूँ कि पिछली बार भाजपा ने 110 सीटों पे लड़ाई लड़ी थी और इस बार उन्होंने अपनी सीटें कम करी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भाजपा ये समझ चुकी है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल जो ये विनाशकाल का दौर रहा है उससे उभर के बाहर आना चाहती है और वो चोरों को पूरी तरीके से गर्दी छोड़ने पे मजबूर करेगी वो। राजीव जेटली जी। सर, मैं आपकी आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू है, अगर आप रिपीट करें इन्होंने क्या बोला तो मैं इसका जवाब देता हूं। मैं उनके आवाज में कुछ तकनीकी इशू यहाँ पे आ रहे, तो उनके पास दोबारा उनके जवाब को लेकर के हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं तारिक अनवर चंपारनी जी हैं। तारिक अनवर साहब,
आपने तो सीट का बंटवारा दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, काफी आगे निकल गए, लेकिन जिस तरीके का सीटें को बंटवारा हुआ है गठबंधन के बीच, जो आपके मेन कॉम्पिटिटर होंगे, वहां पे क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? लक्ष्मण जी, ये तो बहुत पहले हम लोगों ने कह दिया था कि बाकी जितने भी दल है या गठबंधन है उनसे पहले जन स्वराज के सीटों की घोषणा होगी, और आपने देखा भी। और इसमें रणनीति की क्या बात है, पिछले 3 वर्षों से हम लोग तो बिहार के गांव में गलियों में घूमकर रणनीति ही बना रहे हैं। बिहार की जनता के साथ गठबंधन करके इन लोगों का गठबंधन का मामला है, ये किससे गठबंधन करेंगे, वह किससे गठबंधन करेंगे। लेकिन जन स्वराज ने तो ये घोषणा कर रखी थी कि हमको गठबंधन किसी से नहीं करना है, क्योंकि हम बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और जब बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिए हैं तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से बिहार के मुद्दों को, पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को जिस तरह से हम लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश की है, बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी बहुत ही समझदार है और समझी है, और आने वाले चुनाव में अपने विवेक पर वोट करेगी। और जन स्वराज जिस उम्मीद के साथ और जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, बिहार की जनता जन स्वराज को जिताएगी, जन स्वराज के हक में वोट करेगी, के हक में वोट करेगी। एक जो बार बार सवाल उठता है राजीव जेटली जी, कई विश्लेषक लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी जीते ना जीते, लेकिन यह है कि बहुत सारे जगहों पे वोट जरूर डैमेज करेगी, वोट काट सकती है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो महागठबंधन का हो। तो ये आप लोगों की रणनीति में इसको शामिल कर रहे हैं कि नहीं? इसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? क्या रणनीति बनाई इसके लिए? नहीं, महागठबंधन के साथ ही है, वो महागठबंधन ही है। महागठबंधन के साथ है, ऐसा नहीं कि जनता को पता नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। वही सोच है। नहीं, वो वही है, वो वही सोच है। वो वैसे ही बिहार चाहते हैं जैसा बिहार लालू जी छोड़ करके गए थे, वो वैसा ही बिहार चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरियों को बेच करके जमीन ली जाती थी, अभी तो ये जमीन नौकरी का वादा भी कर रहे हैं राजनीतिक दल। अब ये सोचिए, जितनी नौकरियों का कमिटमेंट इन्होंने दिया है उसमें तो पूरा पटना इनका हो जाएगा, जमीन बचेगी नहीं इनके पास, क्योंकि उतनी जमीन तो इनको वैसे ही मिल जाएगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली वो उन्हीं का अलायंस पार्टनर है, उन्हीं की नीतियों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं की फिलॉसफी पे चलते हैं। थोड़ा सा रवैया उन्होंने अपना चेंज कर रखा है, बात करने की शैली बदल रखी है, लेकिन मुद्दा ये है कि वो ऐसा शैली चेंज करने से आपके जो अंदर का अलायंस और आपकी जो नीति है और आपकी मेथोडोलॉजी है उसमें फर्क नहीं आ जाता। तो आप ये मत गिन के चलिए कि वो किसको डैमेज कर रहे हैं। उनका टारगेट ही भारतीय जनता पार्टी है। वो उनके साथ मिलकर के अलग अलग रूप में लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने अपने गठबंधन से बाहर रख के वही भूमिका दे रखी है जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की भूमिका वहां पर है। मतलब जो उनका पार्टनर है, जो उनकी नीति है, जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका जिस तरीके से राज करने का आगे का फार्मूला है, वही फार्मूला उनके पास भी है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कैसे डैमेज किया जाए। लेकिन इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी नीतियों के बारे में जनता जानती है कि उनके पास सामान है। जेटली साहब, मैं ये सवाल इससे लेकर आया था आपके पास, क्योंकि ये एक समय में भाजपा के रणनीतिकार भी रहे हैं, तो आपके नब्जों को अच्छी तरह पहचानते भी हैं, इसलिए सवाल लेकर आया आपके पास। नहीं, उनके दुकान में थोड़ा बहुत सामान है, उन्होंने काम यही किया है ना। वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ होते हैं, कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, वो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, वो स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं। अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। अब राजनीतिक पार्टी में उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि उन्हीं के वार रूम में बैठ जाते, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप जमीन पे उतर करके उनका वार रूम बन जाइए। तो आप जमीन पर उतर के गमछा पहन के उनका वार रूम का काम कर रहे हैं। काम केवल वही कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट में डेंट डाली जाए, जो इम्पॉसिबल है। ये उनको भी पता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ना जो उनके फेवरेट राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका चुनाव तो बिहार की जनता ने करना नहीं है, और क्योंकि ये उनके साथ जुड़े हैं तो उनका भी जो हश्र होगा वो आपके सामने होगा, देखने वाला होगा बिहार के अंदर। तारिक अनवर को जवाब देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनसुराज की मुहिम शुरू हुई थी तो महागठबंधन वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे थे, और एक समय ऐसा आया है कि आज भारतीय जनता पार्टी वाले भी महागठबंधन की बी टीम बता रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि अगर दोनों लोगों को इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और महागठबंधन के बी टीम है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों को इस बात की समझ है कि जनसुराज जिस मकसद के साथ
जिस उम्मीद के साथ बिहार में इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े व्यवस्था को विकसित कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको समझ में आ जाएगा। और जो बार बार जो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो ये इंगित कर रहे हैं, तो ये तो इनको प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछना चाहिए, इनको अपने अलाई पार्टनर जो नीतीश कुमार जी है उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि प्रशांत किशोर जी को आपने इतना जगह दिया। तो जेटली साहब की दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन बिहार की जनता पूरी तरीके से विकास को मुद्दा बनाकर, रोजगार को मुद्दा बनाकर, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर, और जो बात कह रहे हैं, एक बात समझने की जरूरत है, किस सरकार की बात कर रहे हैं। जिस हालत में लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को छोड़ा था, जिस पायदान पर बिहार को छोड़ा था, आज भी बिहार उसी पायदान पर है। अगर हत्या के मामले को देखें, आप बलात्कार के मामलों को देखें या स्वास्थ्य के मामले के देखें, हर मामले में बिहार आज उसी स्थान पर है। देखिए किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, रोज बरोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके का यहाँ व्यवहार किया जा रहा है, दलितों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, सारा डेटा है, आप उसको चेक कर लीजिए और इनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को, जहां पर नीतीश कुमार जी ने जहां से शुरू किया था लालू जी के समय से, आज भी बिहार वहीं पर स्टैंड कर रहा है। तो पता नहीं इन लोगों ने 15 साल में, 20 साल में इन लोगों ने क्या विकास किया। अगर ये विकास इतना किए होते तो आज बिहार की जनता जन स्वराज की तरफ अमिताभ उम्मीद के तिवारी साथ जी, क्यों देखती। अमिताभ तिवारी जी, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है कि जन स्वराज पार्टी क्या रोल निभाएगी इस बार चुनाव में? देखिए, जन स्वराज पार्टी लार्जली तो वही रोल निभाएगी जो एलजेपी ने निभाया था पिछली बार, क्योंकि एलजेपी ने तो जदयू को नुकसान किया था। नहीं, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप एक मिनट, राजीव जेटली जी कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव जेटली जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ठीक है, तिवारी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो एलजेपी को 73 सीट्स पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट आए थे। उसमें से 40 सीटों पर उसने एनडीए को, लार्जली जेडीयू को, और 32 सीटों पर महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया था। बिहार में 83 सीट्स हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन पिछली बार लेस देन इक्वल टू 5% है। तो वहां पर अगर 5% या उससे ऊपर वोट आता है जन स्वराज पार्टी को, तो किसी न किसी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी। और उस 83 सीट्स में से 37 एनडीए के पास है और 38 महागठबंधन के पास है। तो एक स्पॉइलर का रोल वो जरूर निभाएगी जैसा एलजेपी ने निभाया था। और प्रशांत जी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, मैं वोट काटूंगा, दोनों ही गठबंधनों में काटूंगा। देखिए, दो चीजें वो कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं कि कंसेप्चुअली तो वो महागठबंधन और अपने आप में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसका नुकसान महागठबंधन को होगा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी को भी एम्पलीफाई कर रहे हैं। यानी पहले जो सिर्फ महागठबंधन अटैक कर रहा था एनडीए के ऊपर, अब दो पार्टियां कर रही हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो शायद ज्यादा कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी इससे और बढ़ चढ़कर उभर कर आती है। अगर उनको युवाओं में सपोर्ट मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल कहाँ रहा है, उनको लार्जली युवाओं में सपोर्ट मिल रहा है। तो युवाओं में जहां सपोर्ट मिल रहा है वो वहां पर महागठबंधन को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछली बार युवाओं में अच्छी पकड़ उनकी थी। जो 10 लाख जॉब्स उन्होंने कहा था कि मैं क्रिएट करूंगा, उससे उनको ट्रैक्शन मिला था। और कहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बिहार में जातिगत पॉलिटिक्स तो होगी ही, उससे आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वर्ण समाज से आते हैं। तो लगभग 20% हमारे वोट वाइब सर्वे में 20% जो उनको सपोर्ट है वो अपर कास्ट से आ रहा है, और 10% लगभग माइनॉरिटी से भी आ रहा है। तो मिला जुला करके वो सबको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, दोनों ही गठबंधनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, दोनों गठबंधनों को। हमारे साथ जनता यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं निहोरा प्रसाद यादव जी। निहोरा प्रसाद जी, आपकी रणनीति क्या रहेगी यहाँ? तो पिछली बार तो चिराग पासवान की पार्टी थी, बड़ी मुश्किल से उसको निपटे, उससे आपने गठबंधन में लाया, अपनी सीट भी आपने छोड़ी, अब एक जन स्वराज पार्टी यहाँ पे खड़ी हो गई है। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ 1995 का, जिस समय समता पार्टी हम लोग की बनी थी, जनता दल छोड़ करके जब कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो माहौल बना, लगा कि सरकार हम लोग की बन जाएगी। सारे नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो,
तमाम लोगों का मानना था कि सरकार हम लोग की बन जाएगी, लेकिन वोट जब हुआ तो टोटल वोट शिफ्ट कर गया, जहां शिफ्ट करना था वहां शिफ्ट कर गया। ये एक बात। दूसरी बात, देखिए जन स्वराज आए हैं तो मुझको नहीं लगता है कि जो जनता में संदेश गया है अच्छे छवि का, जब तक अच्छे छवि का संदेश नहीं जाएगा, चूंकि एकाध दर्जन लोगों का हमने देखा है बयान कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, 40-40 लाख रुपया का आरोप लगा है। किसी पार्टी, नई पार्टी पर ये आरोप लगे जो उनके ही पार्टी के लोग, कोई अलग नहीं लगाया है, उनके ही पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि 40-40 लाख रुपया लेकर टिकट बांटा है, तो आप ये समझिए कि उस पार्टी और उस नेता का क्या भविष्य होगा। ये बिहार की जनता इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। इसीलिए मुझको नहीं लगता है कि भले ही आज जो दिख रहे हों, लेकिन वोटिंग आते आते जो वोट का सेपरेशन दो पार्ट में हो गए, महागठबंधन और एनडीए के में, और एनडीए चूंकि बहुत एनडीए के समर्थक हैं नीतीश कुमार जी के, तो निश्चित रूप में फायदा एनडीए को ही होगा और एनडीए पुनः सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में लौटेगी। ये हमारा आकलन है। में लौटेगी, लेकिन पप्पू यादव जी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, दरअसल ये नीतीश कुमार जी को साइडलाइन करने की रणनीति है। वो सब कयास और कई तरह के लोग बात बोलते हैं आजकल, बहुत सारे बगैर निर्णय के ही यूट्यूब पर और टीवी पर चलना शुरू हो जाता है। हम उन चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो गठबंधन है एनडीए में किस प्रकार हम लोग सही हैं, इस पर ध्यान हम लोग देते हैं। जी, जन स्वराज पार्टी की बड़ी चर्चा होती है, पता नहीं सीट कितनी आएगी क्या नहीं आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि ये वोट तो काटेंगे जरूर। आपको क्या लगता है कहाँ पे नुकसान ज्यादा करेंगे ये लोग? बाकी चीजों में काफी बढ़त बना चुके हैं, सीट का बंटवारा भी कर लिया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। सवाल हमसे है? जी सतीश जी, आप ही से। हाँ, वो पहली आवाज है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी का या उनका खुद का जो ग्राफ है, वो मतलब एक कहा जाए कि जो सेंसेक्स की तरह है, शेयर बाजार की तरह है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं शेयर बाजार में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मेरे ख्याल से उनकी स्थिति वही है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगा कि पिछले हफ्ते या उससे पहले थोड़ा उन्होंने सुर्खियां बटोरी, जमीन पे भी रहे, लेकिन जब वो राघोपुर चले गए, जब राघोपुर गए, नीतीश कुमार के घर भी जा सकते थे, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है, देखिए क्या है कि कोच जो होता है ना, कोच, वो अच्छा कोचिंग तो दे सकता है, लेकिन उसको बैटिंग करने के लिए उतार दीजिएगा खुद का, तो क्या कर पाएगा। वो दिक्कत उनके साथ आ रही है, थोड़ी अपरिपक्वता या T20 जैसा चीज दिख रहा है। फिर भी मैं मानता हूं कि वो वोट काटेंगे, लेकिन जितना हम उम्मीद कर रहे थे, शायद मेरे में भी वो परिवर्तन हो रहा है। हमको लगता है बाय एंड लार्ज प्यार जब नई पार्टी आती है ना, नई पार्टी आती है तो थोड़े से लोगों में एक उत्सुकता भी रहती है और एक असमंजस स्थिति भी रहती है। राजीव जेटली जी, जिस तरीके का बयान आया है तेजस्वी यादव का कोर्ट में पेशी के बाद और केस जब तय हो गया उसके बाद, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयानों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह के पहले ही हमको धमकी दे चुके थे और हम बिहारी हैं, बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको पता है कि कोर्ट वाले केस के नाम पे उन पर हावी होने की कोशिश की जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप को और संगीन तरीके से लगाया जाएगा। उसका काट अभी से उन्होंने तोड़ लिया है। नहीं, लगाया जाएगा इससे क्या मतलब है? भ्रष्टाचार का आरोप क्या आपके ऊपर लगाया जा सकता है? क्या मेरे ऊपर लगाया जा सकता है? मैं चुनौती देता हूं, कोई लगा करके दिखा दे। जब हमें पता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं
हमें पता है कि हम अपनी तनख्वाह लेते हैं या अपना काम धंधा करते हैं, उसके सारे पेपर हमारे पास हैं, तो कोई कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा? कोर्ट के अंदर बकायदा एक एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ, उसके अंदर अभी भी आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक अगर आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो एक भी प्रवक्ता अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहा कि अगर वो कहें कि भाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट दिए फॉल्स है या गलत है। सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंसेस इनके खिलाफ जाते हैं। और ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि चारा तो इन्होंने ही खाया था। ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि जमीन भी इन्होंने ली। ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि वो जो IRCTC का आउटसोर्सिंग थी वो भी इन्होंने करी। कोई चीज छुपी है क्या? कुछ चंद लाखों रुपए की, 60 लाख रुपए की, 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में कम से कम 70 करोड़ रुपए। भाई इस तरीके के बेनिफिट लेने वाले, यही बात थी क्योंकि ये एक प्रथा थी, एक कल्चर था यूपीए का जो आज भी है। इस कल्चर के तहत चल रहे थे और हमें पता था कि जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा आज नहीं तो कल तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसे धमकी कह लीजिए या इसे ये कह लीजिए कि कोई अगर चोरी करके भागे और ये सोचे कि पुलिस मुझे पकड़ने भी नहीं आएगी, तो ये तो उसका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं उसकी गलतफहमी होने वाली है। हमने ये कहा था भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, बिहार की जनता वही का वही तंत्र वापस नहीं चाहती है। तो इसको धमकी मान लीजिए या सच्चाई मान लीजिए या उनको आईना दिखाना कह सकते हैं आप। हमने तो उनको आईना दिखाया कि यही सरकार थी, यही तंत्र था और ये तंत्र बहुत देर तक बच नहीं सकता है और बचा भी नहीं। आप देखिए सारे एविडेंसेस इनके पास, न्यायालय के अंदर अपनी बात रखने के लिए वकील इनके पास, उसके बावजूद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी। धमकी तो बिहार की जनता दे रही है और जो बिहार की जनता धमकी दे रही है वही बात हम उनको बता रहे हैं। बिहार की जनता धमकी दे रही, बिहार की जनता जवाब दे रही। चित्रा बाथम, कैसे इन सब चीज़ों को डिफेंड करेंगी आप? क्योंकि जब चुनाव में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आरजेडी अलग रहेगा, आपका गठबंधन है और आप पर भी आरोप लगेगा। और ये तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग इससे भी खुश हो रहे कि सीट बंटवारे में एक बार्गेनिंग पॉइंट मिलेगा कि भाई देखो तुम तो कोर्ट जा रहे हो पूरे परिवार के साथ, थोड़े से सीट कम रखो? लक्ष्मण जी, धमकी देने का जो परंपरा है भाजपा की है। और मैं आपको याद दिला दूं कि भाजपा तो अपने अलाइड पार्टी को खत्म करने के लिए जानी जाती है, वो पीडीपी हो या AIADMK हो या जेजेपी हो और या फिर शिवसेना हो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी और भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि ईडी सीबीआई का कन्विक्शन रेट तो जरा बताना कितना है, कितना कन्विक्शन रेट है और कितने खुद के पार्टी के लोगों के ऊपर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको कितना कटघरे में खड़ा करती है और ऑपोजिशन वालों को कितना कटघरे में खड़ा करती है। यही चीज हेमंत सोरेन जी के साथ भी हुई थी। ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को इन्होंने बिना एविडेंस इन्होंने जेल के अंदर डाला था। उसका जनता ने आपके ऑडियो में, चित्रा जी आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है, लेकिन मैं जितना सुन पाया राजीव जेटली के पास उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि उसका जवाब लिया सके। राजीव जी, चित्रा जी कह रहे हैं कि आपके अपने नेताओं पे जब आरोप लगता है तो उनको आप कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं। आज उन्होंने सोरेन जी का एग्जाम्पल लेकर के दिया और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लग रहा है तुरंत उसको पकड़ने चले जाते हैं। नहीं, मैं इसका मतलब तो साफ हो गया, इसके ऊपर एक अलग से डिबेट कर लेंगे। आज तो डिबेट इस बात पे हो रही है कि आरजेडी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और मतलब लगा क्या है वो तो है ही है, वो तो इनको पता है। इन्हीं की सरकार के अंदर तो जेल जा चुके हैं ना। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ही तो वो केसेस लगे थे। बहुत अलग बात है, इनका गठबंधन था, आपस में डील हो गई, उसके बाद छोड़ दिया गया। बात यहां पर यह आ रही है कि किसी भी पार्टी के जो यूपीए के स्पोक्स पर्सन है, किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, आज उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके अपने अलायंस पार्टनर इतने बड़े भ्रष्टाचार में, एक तो बंदा छोड़ देते, बताइए पूरे परिवार के अंदर कोई तो ऐसा चेहरा रह जाता था जिसको कहते कि हमारा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। अब सभी तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये तो लालू जी को सोचना चाहिए था कि जब जमीनें अपने नाम पर करवा रहे थे, एक दो बंदों को तो ऐसा करते घर से बाहर रखते कि भाई इसको राजनीति में आगे लेके जाना, बाकी सबको पैसा कमवा के दे रहे हैं। अगर एक दो को भी बाहर रखते तो आज इनकी कम से कम उम्मीद लगी रहती। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही बिहार के अंदर। तो एक तरफ से एक लीडरलेस पार्टी और दूसरी तरफ से सबको उन्होंने एंगेज कर दिया। भाई ऐसा भी कौन सा पिता का पुत्र और पुत्री मोह होगा जिन्होंने उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये या तो पैसा कमाइए या आप राजनीति करिए या जनसेवक बनिए। क्योंकि देखो कोर्ट ने तो बड़ी स्पष्ट टिप्पणी करी है कि जनसेवक होने के बाद जिस तरीके से टेंडर प्रोसेस को डिस्टर्ब किया गया,
ये तो अपने आप में बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि चोरी और डकैती हो गई है किसी प्रदेश के साथ, अपने पद के साथ। मित्रों के सेवा, ये तो कोर्ट की टिप्पणी है, हमारी टिप्पणी तो नहीं है ना। जनसेवा क्या होती है? मित्रों के सेवक दूसरों को ज्ञान ना बांटे कि जनसेवा क्या होती है। मित्रों के सेवक ने, अरे हम ज्ञान क्यों बांटेंगे? हम ज्ञान बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो बिहार की जनता की सेवा करने के लिए बैठे, हम सेवा कर रहे हैं। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, ऊपर से आप बोलते ही चली जा रही हैं बीच में। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सतीश जी मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते आते ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई कि ये सारे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप महागठबंधन को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, या फिर इसे उबरने का कोई तकनीक है महागठबंधन के पास। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा ये हो रही थी कि जिस तरीके से पूरे लालू परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 2 मामले में आरोप तय भी हो गए हैं, और चुनाव के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जब कोर्ट में पेश होना होगा, तो ये सारी तस्वीरें जब लोगों के बीच जाएंगी तो क्या वोटर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इससे आरजेडी कैसे निपटेगी, महागठबंधन कैसे निपटेगा? सतीश के सिंह साहब। देखिए, ये मैं तो पहला मेरे 4 पॉइंट है। पहला तो ये है कि जिस तरह से एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर, अधिसूचना होने के बाद चुनाव आयोग सर्वे हो जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी, उसकी भी पावर सीमित है। उसी प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसे प्रावधान हो कि चुनाव जब शुरू हो जाए तो फिर जो है इस तरह के फैसलों पर कोई एक नया कोई कानून बनना चाहिए। पहला तो ये। जहां तक सवाल है तेजस्वी वाली कि ये पूरा लालू परिवार को, तो लालू परिवार पर आप चाहते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप या भ्रष्टाचार के मामले जो हैं राजनीतिक दलों के या फिर नेताओं के खिलाफ फिलहाल के लिए रोक दिए जाएं, ऐसा? हाँ, मैं ये चाहता हूँ। आरोप लगाए, आरोप लगाने में तो राजनीति में तो आरोप ही है, और क्या है, उसका कोई है नहीं। लेकिन थोड़ा सा अदालती प्रक्रिया, उससे क्या होता है कि चुनाव का जो थोड़ा सा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत असेसमेंट में, ये प्रभावित होता है। और ये कल को कोई एक तरह का मतलब पूरा जो है एक पूरा प्रबंध न बच जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2020 में यही लैंड फॉर जॉब स्कैम वाली बात थी। लालू जेल में थे उस समय, दूसरे चारा घोटाले में सजा याफ्ता, और तेजस्वी ने उस चुनाव में बहुत अच्छा किया था, लगभग सरकार बना ली थी। तो भ्रष्टाचार का जो ऐसा मुद्दा है, कोई बहुत इंपैक्ट डाल देगा और इससे एनडीए को बहुत बढ़त मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। हो सकता है देखिए, बिहार एक ऐसी सोसाइटी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है एक सिंपैथी हो जाएगा तेजस्वी के लिए, मैं इसे इनकार नहीं करता। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी की सरकार में अभी बहुत गंभीर 4 लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं, 4 मंत्रियों के खिलाफ, और बड़े बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी। उनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती या कोई इस तरह की चीज नहीं होती, भले ही वो भी आरोप है, कोर्ट में अगर चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो वो भी आरोप पत्र हैं, तो बात यह है कि फिर ये जो है ना, वो बहुत चलता नहीं है। मुद्दा यहाँ पर असली अंतिम है कि महागठबंधन ने अभी तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो एक चैलेंजर होता है, चुनौती देने वाला होता है, उसका पहले हो जाना चाहिए सब कुछ, वो नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार हो चुके हैं शायद एनडीए की तरफ से, क्यों राजीव जी? नहीं, एनडीए के अलग अलग नेताओं के कुछ छिटपुट बयान आए हैं, औपचारिक रूप से नहीं हुआ है ना, औपचारिक रूप से सब मिलके हाथ उठा के घोषित करके कुछ नहीं, न सीटों का बंटवारा। राजीव जेटली जी, ये जो 2 चुनौती बता रहे हैं सतीश जी, ये कितनी बड़ी है? कह रहे हैं कि एनडीए के मुख्यमंत्री का नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा भी अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री का नाम तो हमने बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं। मुझे लगता है ये तो आप ही के चैनल पे बार बार दिखाया जा रहा है। हमने तो कहा कि हमारी लीडरशिप अपना नीतीश जी के पास रहने वाली है, ये तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी की लाइन है ये। तो ये दोबारा से इस बात को बोल देना, वो समझ नहीं आया इस बात का मतलब क्या है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कहा चुनौतियां हमारे लिए है ही नहीं।
नेतृत्व में लड़ना और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना अलग अलग चीज है, और इस बार नेतृत्व में नरेंद्र और नीतीश है। नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर इस सभी प्रदेशों का चुनाव होता है। हम तो लड़ते ही हमेशा उनके लीडरशिप में। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे प्राइम लीडरशिप है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। अब तीसरी कौन सी लीडरशिप होती है वो मुझे भी समझने की शायद जरूरत पड़ेगी आपसे। चुनौतियां हमारे लिए नहीं है। थोड़ी देर पहले अभी एक बात चल रही थी, वो बात ये चल रही थी कि भाई कितना बदलाव आया। थोड़ा सा मैं आपका आधा मिनट ही लूंगा इस बात को रखने के लिए, क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चन का जवाब हमें देना भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए अगर आप पलायन प्लान को भी ले लेना तो हमारी सरकार में लगभग, इनकी सरकार में 11% पलायन होता था बिहार से, जो 2% पर आ गया है। मात्र मृत्यु दर को ले लीजिए, 312 होती थी जो 100 पर आ गई है। शिशु दर, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, 61 होती थी जो 29 पर आ गई है। अरे भाई यहाँ पे लगभग 1600 मेगावाट बिजली होती थी जो आज 9000 10,000 मेगावाट पर हम लेकर के चले गए हैं। साक्षरता दर को ले लीजिए, 47% होती जो 80% पर आ गई है। पर कैपिटा, अरे कोई तो चीज ऐसी बताइए जो आप जैसी की हो। भ्रष्टाचार को छोड़ के एक भी बासी बात बताइए जिसमें आप हमारे से आगे निकल रहे हो, जिसमें आप अव्वल हो, जिसमें आप जीत रहे हो। भाई आप उसमें तो आपके सिर पे ताज पहनाया गया है, और आज से हमने नहीं पहनाया, आप ही के पार्टनर ने बनाया। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी से हुई थी। पहली बार किसने जेल में डाला था? आप ध्यान कीजिए, लालू जी को। तभी तो इन्हीं के अलायंस पार्टनर थे वो। तो मुद्दा यह है कि आप हमसे क्यों स्टेप लगवा रहे हैं? अपने पार्टनर से पूछिए ना, क्या उन्होंने गलत जेल भिजवाया था या इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था? कोई एक बात तो रही होगी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र, हमारा एनडीए अलायंस जो है एकमात्र ऐसा दल है, ऐसा अलायंस है जिसको बिहार की जनता ने वो स्वीकृति दे दी है, लीडरशिप की स्वीकृति दे दी है। और उनको मालूम है कि बिहार को आगे लेकर के जाना है, पीछे लेकर के नहीं जाना है। नया बिहार चाहिए, और जो बिहार डेवलप कर रहा है वो बिहार चाहिए। बिहार को विकसित करके दिखाना है। चित्रा बाथम, भाई हम वापिस आएंगे कि वहीं पर जा रहा। लक्ष्मण जी, मुझे बहुत हंसी आती है जब ये ऐसे फेक आंकड़े देते हैं, क्योंकि इनको बिहार की धरातल से कोई लेना देना नहीं है, इनको बिहार की सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है, और इसीलिए ये कागजी और फर्जी जो आंकड़े हैं वो लेकर आते हैं ताकि इनका जो परसेप्शन है मीडिया में बरकरार रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार 20 साल से विनाशकाल झेल रहा है, और सबसे बड़ा पलायन बिहार का उससे पहले इन्हीं के राज में। चलिए आप इसको तो आप विनाशकाल कहते हैं, उससे पहले का बताइए। मैं आपके बीच में ना बोली थी। अरे बोलिए ना, वैसी सरकार देंगे वापिस आकर के, इतना बोल सकते हो? कोई भी प्रवक्ता बोल सकता है आपके बीच में, आपके पार्टनर जो अलायंस पार्टनर है, कोई भी प्रवक्ता इस बात को कह सकता है कि हम वही सरकार देंगे जो हमने दी थी पहले। बोल के दिखा दीजिए। हम तो कह रहे हैं वही देंगे जो हम दे रहे हैं। जमीन दे दी आपसे बात। अरे भाई एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, देखिए कितनी घबराहट है आप लोगों के बीच में। इसका भी लेखा जोखा रखना सीखिए, इसीलिए थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए, क्योंकि सच्चाई। अरे भाई एक बात तो बताइए, ये तो बोल दीजिए कि जैसी सरकार हमारे वक्त थी हम वैसी ही सरकार देने वाले, ये तो बोल सकते हैं। बिहार के युवाओं के सपनों को बिल्कुल भी सरोकार रखने में कुछ भी इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। आप मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जो बिहार के अंदर डेवलप हुआ, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो डेवलप हुई है। कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आप लेकर आए हैं जरा बता दीजिए। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने बनाए जरा बता दीजिए। महिलाओं को अगर आपको अभी प्रलोभन नहीं देने की जरूरत पड़ी, अगर आपने उनके लिए कुछ काम किया होता तो अभी 10,000 रुपए देने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? इसका भी जरा जवाब दीजिए। चलिए मेरी बहन, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपके साथी भी बैठे हैं, आरजेडी भी बैठे हैं, दोनों मिलकर एक बात बोल सकते हैं? आपको जनता देख रही है, बिहार की जनता भी देख रही है, क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ हम वैसी ही सरकार देंगे जैसी हम छोड़ के गए थे? बोल दीजिए इसको टीवी के ऊपर। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कितने बुरे हालात आपने दिए थे इस बिहार को, कितना बड़ा गुंडा राज दिया था आपने, कितना बड़ा भ्रष्टाचार तंत्र दिया था आपने। ये आप बोल के, ये दोनों ही मिलके बोल सकते हैं क्या इस बात को आप? अरे भाई मेरी बात छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक प्रश्न, क्या आप ये बात बोल सकते हैं हाँ या ना? नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब कितनी नीतीश जी को सीएम बनाएंगे? चुनाव के बाद आप नीतीश जी को सीएम बनाएंगे? नहीं, उनका एकनाथ शिंदे आप करने वाले हैं, ये सभी को पता है। इसीलिए अरे भाई तुम छोड़ो ना, बिहार से भाग गए ना महाराष्ट्र में। यही तो प्रश्न
उठा रही है बिहार की जनता, जिसका जवाब मांग रही है और आप नहीं दे रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाते रहिए, मुंगेरी ला के हसीन सपने आप देखते रहिए। ये सवाल बार बार क्यों उठता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे क्या? निहोरा प्रसाद यादव जी, कोई कंफ्यूजन है क्या कहीं पे? नहीं, मैं 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ जी। एक तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि 4 मंत्रियों पर आरोप लगे। मैं इसको खारिज इसलिए करता हूँ कि पॉलिटिकल आरोप और न्यायिक आरोप ये दोनों में अंतर है। तेजस्वी पर न्यायिक आरोप लगे हैं, हमारे 4 नेताओं पर, एनडीए के नेताओं पर एक पॉलिटिकल आरोप। तो पॉलिटिकल आरोप का कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको खारिज करता हूँ। दूसरी बात, तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह जी आकर धमकी दी। अच्छा, ये बताइए मुझको, लालू यादव पर जिस समय चारा घोटाला शुरू हुआ था, कौन देश का प्रधानमंत्री था? देवगौड़ा जी थे। उसके बाद गुजराल साहब बने और जेल गए किनके काल में? जो यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में जेल गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ था? तो ये जो राजनीतिक नाटक शुरू किया है इन लोगों ने कि चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें। अब जब जेल से निकले थे लालू यादव जी, लक्ष्मण जी आपको स्मरण होगा कि उन्होंने, लालू यादव जी ने कहा कि अरे घबराओ नहीं, कृष्ण भी जेल गया था। कृष्ण कभी जेल गया था? बताइए हिंदू कृष्ण का इतिहास का। हाँ, जेल में पैदा जरूर लिए थे, लेकिन जेल तो कभी नहीं गए। यानी उनके जनता किस प्रकार उनके बातों सुनकर संतुष्ट हो जाए, वही बातें बोलते हैं। इसीलिए क्या कहिएगा इन लोग का बात का, कब क्या बोलेंगे। और इस बार समझ रहे इस बात को कि हमारी बुरी हाल गठबंधन का होने वाला है। तो अभी तो कुछ नहीं, तरह तरह की बातें कंपेनिंग में भी निकालेंगे और नीतीश जी पर भी कहेंगे कि अब बूढ़े हो गए। तो कई तरह की बातें लोग नैरेटिव करने की कोशिश किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और एनडीए पर विश्वास करता है। दूसरी बात, पत्रकार जी ने कहा कि क्या एनडीए का, किसी ने चर्चा किया कि क्या एनडीए का मुख्यमंत्री घोषित हुआ है बिहार में? ये बिहार का चुनाव है, बिहार का। अब बिहार के जितने 5 एलआई पार्टियां हैं, सारे एलआई पार्टी का नारा है कि 25 से 30 नीतीश कुमार। जो जिलों में सम्मेलन हुआ, पर विधानसभाओं में सम्मेलन हुआ, सारे जगह 5 पार्टी के अध्यक्षों ने घोषणा किया कि 25 से 30 नीतीश कुमार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये तो समझने की बात है ना। समझिए सर, तेजस्वी का तो अभी तक घोषणा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हमारे पास चूंकि समय कम है, आपने चूंकि जवाब दिया है सतीश के सिंह साहब से। सतीश के सिंह साहब, 30 सेकंड का समय हमारे पास है सिर्फ। मेरे पास एक ही 10 ही सेकंड है। मैं ये बोल रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, 25 से 30 नीतीश, ठीक है। लेकिन भाई इसको औपचारिक तरह से बड़े लेवल से घोषणा करने में क्या दिक्कत है? और इस बात की सर्टेनिटी है, इस बात को पूरा मानिए कि भाई नीतीश जी की सस्ता की खबर आती है, हर तरह की बात आती है। पहले रोज पत्रकारों से बात करते थे, बयान देते थे, वो कहाँ है, क्या है? तो ये कह देना निहोरा जी का कि हो गए हैं घोषित, कुछ नहीं हुए, ये सब खाली ढकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी नहीं हुए हैं, वैसे नीतीश भी नहीं हुए। इस पे हम लोग जरा गठबंधन के चुनाव के नजदीक आकर और चर्चा करेंगे। थोड़ा महागठबंधन के नेताओं का भी सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाता है तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा शो में, फिर मैं इस पर अलग से हम लोग डिबेट कर लेंगे। क्योंकि शो का समय यहीं खत्म हो रहा है। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।